अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, आपको किसी भी बुक का, आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आपने समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर द बर्ड्स। स्टूडेंट्स, जो हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड्स मीन्स के ऐसे डिजीज, ऐसी आपके पास जो मेडिसिन हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करती हैं, और पेस्टिसाइड्स जो कि पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं, वो बर्ड्स के लिए किस तरह से हार्मफुल है। अगर आप उनका एक्सेसिव यूज़ करोगे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो वो बर्ड्स के लिए कैसे हार्मफुल हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर पेज 144 पे है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, बर्ड्स कैन इंजेस्ट टॉक्सिक केमिकल्स डायरेक्टली बाय ईटिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स बर्ड्स के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स चले जाएंगे जब वो ईट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, टॉक्सिक एक्यूमुलेट इन बर्ड्स बॉडीज कॉजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा टाइम के लिए बर्ड्स की बॉडीज़ के अंदर जो है वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्टोर होते रहेंगे, एक्यूमुलेट होते रहेंगे, तो उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थर्ड आप लिखोगे स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स can lead to reproductive problems such as eggshell thinning or abnormal development। स्टूडेंट, जो पेस्टिसाइड्स हैं अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि एगशेल थिन हो जाएगा और abnormal development होगी। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ CO2 इन एयर इज ओनली 0.04%, देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है CO2 की वो ओनली 0.04% है, फिर हम क्यों कहते हैं कि ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हार्मफुल है इकोसिस्टम के लिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पेज 141 पे। आइए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैव रैपिड इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन CO2 लेवल कैन कॉज क्लाइमेट इश्यूज, CO2 ट्रैप्स हीट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो CO2 है वो हार्मफुल है हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, जब हम बर्न करते हैं फॉसल फ्यूल को, तो रैपिड इंक्रीज आता है CO2 के कंसंट्रेशन में। अगर स्मॉल चेंज भी स्टूडेंट्स आएगा CO2 लेवल में, तो वो क्लाइमेट इश्यूज आ जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जो फ्लड रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आता है क्लाइमेट इश्यूज़ में, और CO2 ट्रैप करते ही हाइट को, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनेगी। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, आप दोबारा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आंसर को, वाइल द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एयर इज ओनली 0.04%, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, बट द रैपिड चेंज इन CO2 कैन स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखोगे, बट द रैपिड चेंज इन CO2 कंसंट्रेशन बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो मैंने आपको आंसर बताया था, आप वो 3 पॉइंट्स लिखने के बाद दोबारा बुक से लिखोगे, while the percentage of CO2 in air is only 0.04%, बट के बाद आप लिखोगे, बट द रैपिड चेंज इन CO2 कंसंट्रेशन बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। ये आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वाई ओनली सम पोल्यूटेंट्स गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट वाइल द अदर डज नॉट। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जो कुछ गैसेज हैं वो कॉज करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, लेकिन जो बाकी गैसेज हैं वो ऐसा क्यों नहीं करती। स्टूडेंट्स, आइए इसके आंसर को पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका आंसर कहाँ से लिखना है, देन उसके बाद आप इसका आंसर जो हमने क्वेश्चन से ऐड करना है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। स्टूडेंट्स, मुझे बुक में कोई थोड़ी सी भी कहीं पे स्पेस मिलती है तो मैं अब आपको जो आंसर होता है क्वेश्चन का वो मैं वहीं पे लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप भी बिल्कुल ऐसे ही किया करें, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन के आगे लिख लीजिएगा, पेज 130 पे आपने इसका आंसर लिखा है, नॉट ऑल द गैसेज कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, सारी गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करती। जो की फैक्टर है
वो स्टूडेंट्स क्या है कि वो अब्जॉर्ब करें और रिटेन करें IR रेडिएशंस को। तो स्टूडेंट्स सिर्फ वही गैसेस कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब आप पॉइंट नंबर 1 लिखोगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स जो गैसेस लाइक CO2 है, मीथेन है और वाटर है, उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो अलो करती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं IR रेडिएशंस को। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे IR एब्जॉर्प्शन। दीज गैसेस ट्रैप हीट लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं हीट को, IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होगा। तो स्टूडेंट्स जो बाकी गैसेस हैं उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं है कि वो अलो करें और एब्जॉर्ब कर सकें IR रेडिएशन को, इसलिए स्टूडेंट्स जो सम गैसेस हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वाइल द अदर गैसेस डू नॉट। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप दोबारा बुक से ही लिखोगे। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिखोगे कि जो उन गैसेस की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, इसलिए वो जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर यहाँ से आप लिखोगे वाइल द अदर गैसेस डू नॉट हैव सच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डू नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशंस एंड डोंट कंट्रीब्यूट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ तक स्टूडेंट्स फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिड्यूस द इमिशन ऑफ CO प्रेजेंट इन द गैसेस इमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इंजन्स। स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 140 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन फ्रॉम एन इंटरनल कंबशन इंजन्स। देन स्टूडेंट्स फिर आप यहाँ से लिखोगे, इट रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड आप लिखोगे, इट ऑक्सीडाइज CO2। थर्ड आप लिखोगे, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन इंटू CO2 एंड वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीथेन है CH4 है, प्लस साथ में हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स हैं, उनको वो कन्वर्ट कर देंगे CO2 में, प्लस साथ में क्या बना देंगे, वाटर। तो स्टूडेंट्स एक कैटालिटिक कन्वर्टर हैं जो कि टॉक्सिक गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल गैसेस में, या ऐसी गैसेस जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज नहीं करती। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन 3 डिफरेंट वेज इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूजफुल फॉर अस। स्टूडेंट्स आपने बताना है सोलर एनर्जी हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। स्टूडेंट्स इसी पेज पे देखिए, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि स्टूडेंट सोलर पैनल सनलाइट को यानी कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सनलाइट है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो स्टूडेंट सोलर पैनल यूज़ करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड स्टूडेंट्स आप लिखोगे, ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। थर्ड आप लिखोगे, जो सोलर वाटर हीटर हम यूज़ करते हैं, वो जो सनलाइट को यूज़ करते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं आपकी इलेक्ट्रिक हीटर्स की नीड को एंड सेव एनर्जी कॉस्ट, और आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है इसको भी सेव करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए, 3 डिफरेंट वेज जिस वे से आपके लिए जो सोलर एनर्जी है वो यूज़फुल है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 133 पे। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। डिफरेंट पोल्यूटेंट्स और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स हैं और पार्टिकुलेट मैटर है। और नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स ओजोन है। तो ये डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स आपने याद कर लेने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस फॉर अस। स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए किस तरह से डेंजरस है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। द प्रोग्रेसिव वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। स्टूडेंट्स जितनी अर्थ की सरफेस में टेम्परेचर जितना उसका इंक्रीज होगा ड्यू टू मैन मेड इफेक्ट्स की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर और अदर गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि जो प्रोग्रेसिव वार्मिंग हो रही है अर्थ सरफेस के ऊपर जो जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट जो सन है वो इमिट करती है शॉर्ट वेव रेडिएशन को, जो कि पास करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में से टू ट्रांसफर द हीट
ऑफ द अर्थ, ताकि स्टूडेंट्स वो हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ताकि वो अर्थ की सरफेस को हीट कर सके। नाइट टाइम में क्या होगा स्टूडेंट, जो हॉट अर्थ सरफेस है वो इमिट करेगी लॉन्ग वेव रेडिएशन को, डेट इज मोस्टली अब्जॉर्ब, जो जिनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रिवेंट द रेडिएशन टू रीच स्पेस। तो स्टूडेंट्स फिर दोबारा से जो अर्थ की रेडिएशन है वो दोबारा से जो है वो स्पेस पे नहीं पहुंच पाती, बल्कि जो रास्ते में जो गैसेज हैं वो रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रिड्यूसिंग द स्पीड एट विच द अर्थ कैन कूल, और स्पीड को कम करती हैं, उस स्पीड को जिससे अर्थ आपकी कूल हो सके, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर कम हो सके। तो स्टूडेंट जो हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज आता है अर्थ के एंड काज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट उन्होंने स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, ये कैसे हार्मफुल है। फर्स्ट आप लिखोगे राइज इन सी लेवल, जितना टेम्परेचर हाई होगा आपको पता है स्टूडेंट्स जो वाटर ऑफ सीज एंड ओशन है वो एक्सपैंड होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होने से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो समुद्रों और जो हमारे पास दरिया है उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, आइस मेल्ट करेगी, एंटार्क्टिक एंड ग्रीनलैंड विल फ्लो इनटू द सी एंड रिजल्ट इन हाई सी लेवल बढ़ जाएगा, दिस फिनोमेना विल थ्रेटन द लो लेइंग कोस्टल एरियाज। फिर स्टूडेंट्स ऐसे इलाके जो जिनकी जो सरफेस है वो कम है, जो निचली जगहों पे है, बल्कि ऊंची जगह पर नहीं, बल्कि जिनकी जो बुलंदी पे नहीं है बल्कि वो नीचे कहीं प्रेजेंट है, जिनका जो लेवल है वो कम है, तो स्टूडेंट्स जो लो लेइंग एरियाज होंगे उनमें फिर सैलाब का खतरा बढ़ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इंक्रीज इन रेनफॉल, जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है उससे रेनफॉल इंक्रीज होगी कुछ रीजन में और उससे सी लेवल राइज करेगा, अल्टीमेटली से क्या होगा, फ्लड ज़्यादा होंगे और लिविंग स्पीशीज़ के सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी। थर्ड है स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जब वेदर चेंज होंगे तो हमारी क्रॉप्स जो ग्रो करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो भी इफेक्ट होंगी। सम क्रॉप्स जैसे वीट है, राइस है, वो बेटर ग्रो करती हैं हाई टेम्परेचर में, बट अदर प्लांट्स जैसे कि मेस है एंड शुगर केन है वो जो है वो डू नॉट, वो जो है वो गर्म इलाकों में इतने ज़्यादा जो है वो ग्रो नहीं करते। फोर्थ वन है स्टूडेंट्स हॉट समर एंड विंटर, इन मॉडरेट रीजन में द विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर एंड द समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर। स्टूडेंट्स वो कहते हैं मॉडरेट रीजन में जो विंटर सीजन है वो कम हो जाएगा और विंटर सीजन में इतना ठंडा नहीं होगा, और जो समर है वो तो बहुत लंबा होगा और बहुत ज़्यादा हॉटर होगा। जी स्टूडेंट्स हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 141 पे। जी स्टूडेंट्स तो आप लिखोगे एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टूडेंट्स एक रेटिंग सिस्टम है जो शो करता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है आपके अराउंड वो कितना बैड है, यानी कि उसमें कितनी पोल्यूशन प्रेजेंट है, वो कितना पोल्यूटेड है, इसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब स्टूडेंट्स जो AQI है अगर इसकी वैल्यू 50 से नीचे होगी तो मतलब कि आपकी जो क्वालिटी है एटमॉस्फेयर की वो गुड है, दिस मीन्स कि ये आपके लिए सेफ़ है, आप यहाँ पर आउटडोर काम भी कर सकते हैं, अपना टाइम जो है वो पास कर सकते हैं और आपको कोई भी जो है वो आपकी हेल्थ पे कोई रिस्क नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही AQI का नंबर बढ़ता जाता है सो डज द रिस्क टू हेल्थ, तो आपके हेल्थ के ऊपर रिस्क भी बढ़ जाएगा। AQI ओवर 300, अगर AQI की लेवल 300 से भी अबव है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हैजर्डस खतरनाक है। तो स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन होंगे अंडर 18 और जो एडल्ट होंगे ओवर 65, पीपल विद क्रोनिक हार्ट या लंग डिजीज़ या फिर डायबिटिक पेशेंट, उनके वो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, उनके हाई चांसेस होंगे कि उनको ये पोल्यूशन से उनको जो डिजीज़ है वो ज़्यादा हो सकती हैं, और आउटडोर वर्कर जो हैं वो भी ज़्यादा हाई रिस्क पे होंगे। अगर वो ज़्यादा देर तक जो है एक्सपोजर में रहेंगे पोल्यूशन की तो उनके जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हु आर हाई रिस्क ग्रुप्स एंड वाई इज पोल्यूशन मोर डेंजरस फॉर देम। स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो आपके पास चिल्ड्रन हैं एंड द पीपल ओवर 65 ईयर्स जिनकी एज होती है, एंड जो लंग डिजीज़ एंड जो डायबिटिक पेशेंट हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो कार्डिक जो हार्ट पेशेंट हैं जिनको कार्डिक वास्कुलर डिजीज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम जो आउटडोर वर्कर्स हैं, अभी आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, उनको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, हाई रिस्क ग्रुप पीपल हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए मैंने डेफिनेशन मार्क कर दी है, चिल्ड्रन अंडर 18 से लेके आपने लिखना है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर तक। तो ये स्टूडेंट्स आपकी होगी डेफिनेशन हु आर हाई रिस्क ग्रुप। अब स्टूडेंट्स इन पे इफेक्ट ज़्यादा क्यों होगा, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे चिल्ड्रन, यानी कि जो ऐसे चिल्ड्रन जो अंडर 18 हैं या जो अभी न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं, तो जो स्टूडेंट जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके डेवलपिंग लंग्स हैं एंड ब्रेन होते हैं, मेक देम मोर सेंसिटिव टू पोल्यूशन, इसलिए इनको ज़्यादा ये पोल्यूशन के लिए ज़्यादा डेंजरस होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स एडल्ट ओवर 65 जो एज रिलेटेड है, उसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी फिजिकल हेल्थ में डिक्लाइन कमी आना शुरू हो जाएगी और वो वीक हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे पोल्यूशन पे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, स्टूडेंट्स ऐसे पीपल जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स उनको भी पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन ट्रिगर करती है अस्थमा को, अटैक को एंड वर्सन हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वीक इम्यून सिस्टम, ऐसे पीपल जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो स्टूडेंट्स वीकन इम्यून सिस्टम मेकिंग देम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको इन पे डिजीज़ ज़्यादा जल्दी अटैक करेंगे, उनको इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए जो पोल्यूशन है वो इन ऐसे पीपल के लिए ज़्यादा डेंजरस होगी, यानी कि हाई रिस्क ग्रुप के लिए। और स्टूडेंट्स लास्ट वन है आउटडोर वर्कर, स्टूडेंट्स ऐसे वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं उन पे हाई रिस्क होगा पोल्यूशन का ड्यू टू देयर एक्सटेंडेड टाइम स्पेंड इन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में और स्टूडेंट्स उनके पास कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी नहीं होंगे, पीपी जो हमने अपने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किया था लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स वाले चैप्टर में, तो स्टूडेंट्स उनके पास कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी नहीं होते, इसलिए जो पोल्यूशन का इफेक्ट है पोल्यूशन इनके लिए ज़्यादा डेंजरस होगी, इन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स जो आउटडोर वर्कर्स जब बाहर काम करते हैं, स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो उसमें हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स वो जल्दी ज़्यादा जब सांस ज़्यादा तेज़ी से लेंगे तो उनके अंदर जो पोल्यूटेड एयर है वो भी ज़्यादा जो इनहेल करेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स जो आउटडोर वर्कर्स हैं वो उनके भी हाई रिस्क होता है पोल्यूशन का, यानी कि उनका पोल्यूशन जो है उनके लिए ज़्यादा डेंजरस होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनके लिए पोल्यूशन ज़्यादा डेंजरस होती है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 3 स्ट्रेटजीज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से आप बचने के लिए कौन सी 3 स्ट्रेटजीज़ को अपना सकते हो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पेज नंबर 139 एंड 140 पे। तो स्टूडेंट्स आपने 3 स्ट्रेटजीज लिखनी है, आप इजी इसी कोई भी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है स्टूडेंट्स प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि आप जो है वो पौधे लगाएं जो कि बहुत हेल्पफुल है पोल्यूशन को कम करने के लिए, एक वेल नोन प्रोसेस है जो कि प्लांट्स कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इन विच प्लांट क्लीन द एयर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। ये आप स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट लिखोगे। सेकेंड पॉइंट में आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा लिखना है। जी स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन फ्रॉम एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। बस स्टूडेंट्स आप अपना सेकंड पॉइंट यहीं तक लिखोगे। स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी डिक्रीज आइदर बाय यूजिंग फ्यूल विच हैव सिग्निफिकेंटली लेस सल्फर कंटेंट और यूजिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं आप ऐसी गैस यूज़ कर लो जिसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसकी इमिशन को, कि हम ऐसा फ्यूल यूज़ करें जिसमें लेस सल्फर कंटेंट हो, या फिर हम स्टूडेंट्स फ्लू गैस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डीसल्फराइजेशन प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ फॉसल फ्यूल, यानी कि फॉसल फ्यूल में से हम जो एग्जॉस्ट गैस है सल्फर डाइऑक्साइड उसको हम रिमूव कर लेते हैं इस प्रोसेस के दौरान। और स्टूडेंट्स एक आप ये वाला पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, टू डिस्करेज द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल, डिस्करेज करें एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल को डेली लाइफ में। इट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू यूज़ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें टू मीट आवर एनर्जी नीड्स, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि रीयूनेबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनको अगर आप लंबे अरसे तक भी यूज़ करते रहोगे स्टूडेंट्स तो ये जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। डैट कैन कंटिन्यू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होते रहेंगे डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बजाय कि अगर आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी आप इनको कंज्यूम कर रही हो तो फिर भी स्टूडेंट्स ये कभी भी जो है वो रन आउट नहीं होंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एक आप स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट भी कर लीजिएगा। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एंड बायोमास, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हैव बीन प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स शेयर किए, 4 to 5 6 पॉइंट्स जो है ऑलमोस्ट हमने 5 to 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं।
फर्स्ट हमने स्टूडेंट्स किया था प्लांट ट्री वाला, सेकंड हमने किया कैटालिटिक कन्वर्टर का, थर्ड हमने किया था इमिशन, हम किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं, फोर हमने किया कि आप जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल को डिस्करेज करें, और एंड वाला हमने लास्ट वाला कौन सा किया था स्टूडेंट्स, ये रिसोर्सेज जो कि हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनका हम इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट बुक में उन्होंने आपसे पूछा था कि आपने 3 स्ट्रेटजीज लिखनी है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।